Morning students, in this video I am explaining you three very important deductions related to business, or you can say companies. So first such deduction is tax incentives for new startups under section 80 IAC. So what was the objective behind providing this deduction was to give an incentive to startups in order to aid their growth in the early phase of their businesses. सो ड्यूरिंग द अर्ली फेज़ जो ये स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप का मतलब क्या है कि ऐसे बिजनेसेस जो कि कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं, कुछ नए तरह के प्रोडक्ट्स हैं विच आर इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स यू कैन से, और हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और सर्विसेज. सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग अ some different business model, having high potential for creation of wealth and generation of employment. तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट ईयर्स होते हैं जिनमें कि उनको अपना सेटअप करना होता है. तो ऐसे में अगर उन्हें किसी तरह का इंसेंटिव, कुछ बूस्ट मिल जाए, सो दैट इज़ अ वेरी यू कैन से दैट कैन हेल्प देम इन मेकिंग देयर बिजनेस बी ऑन ट्रैक. तो गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है इस डिडक्शन को देने का कि उनको कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए. तो उनको एक डिडक्शन के फॉर्म में ये राहत दी गई है कि वो 3 साल के लिए जो है अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, उन पे उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना है. सो दे कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस business, which is the eligible business, and these 3 consecutive years they can choose out of 7 years beginning from the year in which the eligible startup is incorporated. तो एलिजिबल स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट होने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है फ्रॉम द नोटिफाइड IMBC. तो IMBC जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी जिससे कि वो यू कैन से which gives them the status of a new startup. तो एलिजिबल बिजनेस होने के लिए उन्हें इससे सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है. तो कोई भी कंपनी या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो कि अगर इस एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है तो वो इस डिडक्शन को इस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकती है. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. कंसेक्यूटिव ईयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमको जिस दिन हमारे को इनकॉर्पोरेशन हुई है, हमारे स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट हुआ है, उससे अगले 7 सालों में हम ये डिडक्शन कभी भी क्लेम कर सकते हैं. लेकिन कभी इसे मतलब है कि 3 साल लगातार होने चाहिए. वो 3 इयर्स कंसेक्यूटिवली मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि 1 साल ले लिया फिर बीच में गैप दे दिया फिर दूसरे साल ले लिया, ऐसे करके नहीं. कंसेक्यूटिवली लगातार हम ये 3 साल के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. तो हमारी कंपनी और LLP जो है दैट मस्ट बी, फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट शुड बी एंगेज्ड इन दी एलिजिबल बिजनेस. और एलिजिबल बिजनेस से मतलब है कि कोई भी इनोवेटिव डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें कि हाई पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन की. देन दिस बिजनेस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसको नोटिफाइड IMBC से जो है सर्टिफिकेट लेगा, उस दिन से उसका इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा. और ये टाइम पीरियड जो है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ये सर्टिफिकेट इस टाइम पीरियड के बीच में लेना ज़रूरी है. दैट इज़ 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2021. जिस साल डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उस साल का जो प्रीवियस ईयर है उसमें टोटल टर्नओवर जो है इट शुड बी लेस देन ₹25 करोड़. देन दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड. इसके अलावा जो है जो हमने सेक्शन 10AA में जो कंडीशंस स्टडी करी थी वो कंडीशंस इस पे एप्लीकेबल हैं. लाइक स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन से बिज़नेस बनना नहीं चाहिए. इट शुड बी अ न्यू स्टार्टअप, नया बिज़नेस होना चाहिए. तो स्प्लिट अप हो गया है, पुराना बिज़नेस था लेकिन वो टूट गया, टूट के नए नाम रख लिए, कुछ नया रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, 2-3 मॉडिफिकेशन कर दी, तो उससे नया बिज़नेस नहीं बन जाएगा. तो पुराना ही बिज़नेस रहेगा वो और उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी. तो डिडक्शन लेने के लिए इट शुड बी अ न्यू बिज़नेस. हाँ, अगर किसी प्रीवियस ईयर में बिज़नेस जो है हमारा डिसकंटिन्यू हो गया और उसका रीज़न था कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज है, डिस्ट्रक्शन है हमारी बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी को, और किस लिए हुआ है डिस्ट्रक्शन? बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज लाइक दीज.
तो इन कारणों से अगर कोई डैमेज हो गया है और उसको फिर हमने हमारे डैमेज बिजनेस को दोबारा से रीस्टैब्लिश भी कर दिया, रिवाइव भी कर दिया विद इन 3 years, तो अगेन ये डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है. सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन. अदरवाइज रिकन्स्ट्रक्शन, रिवाइवल से, रीस्टैब्लिशमेंट से कोई डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता. बट इफ़ दीज आर द रीजन्स ऑफ ड्यू टू विच द बिजनेस इज रिकन्स्ट्रक्टेड और रिवाइव्ड एंड विद इन 3 years it has been done, the deduction can be claimed. Then it should not be found by old plant and machinery, यानी नई प्लांट, नई मशीनरी यूज़ होनी चाहिए. और इसमें भी अगेन देर आर 2 exceptions. पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर जो पुरानी मशीनरी है वो इम्पोर्ट हुई है इंडिया में और पहले कभी इंडिया में यूज़ नहीं हुई है, असेसी ने कभी यूज़ नहीं किया उसको, प्लस उस पर डिप्रिसिएशन भी इंडिया में क्लेम नहीं किया गया है, तो हम उसको ओल्ड प्लांट मशीनरी नहीं मानते, वो न्यू मानी जाएगी इंडिया में फॉर द डिडक्शन पर्पज़. एंड इन केस इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द machinery, the old plant and machinery does not exceed 20% of the total value of the machinery or plant used in the business, then also this machine will be considered, or you can say this deduction is allowed. तो ये 2 exception है. इन 2 exceptions को छोड़ के बाकी cases में पुरानी अगर मशीन यूज़ हो रही है तो ये डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं. बाकी जो प्रोविजंस हैं वो सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 to 11 एज़ पर सेक्शन 80 IA सेम एप्लीकेबल है इस सेक्शन पे भी. सो दिस इज़ द न्यू सेक्शन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द न्यू स्टार्टअप, एज द न्यू गवर्नमेंट एट दैट टाइम फोकस्ड ऑन मेक इन इंडिया एंड द न्यू स्टार्टअप बिजनेस. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था, तो ये डिडक्शन दी गई थी, जैसे आज भी कंटिन्यूड है. The next is section 80 IBA which is given in respect of profits and gain from housing projects. तो एक और नया जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल. तो उसके चलते जो है दिस डिडक्शन was given. So in order to claim the deduction under this section, certain conditions needs to be fulfilled. और डिडक्शन किस तरह से मिलेगी? 100% डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट्स एंड गेंस की, जो इस बिज़नेस से उसको हो रहा है. तो फॉर दैट पर्पज़ द 100% डिडक्शन इज़ गिवन, 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेंस. सो कंडीशंस क्या क्या फुलफ़िल करनी है? देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि जो अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट डाल लेगा और उसके बाद कहेगा कि मुझे डिडक्शन दीजिए. नहीं, फर्स्ट यू हैव टू गेट एन अप्रूवल फॉर दैट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी होती हैं, एरिया वाइज होती हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा होगा कि इस एरिया का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो उससे अप्रूवल लेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट का, और वो अप्रूवल जो है इस टाइम पीरियड के बीच में ली हुई होनी चाहिए इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए. तो 1 जून 2016 से 31 मार्च 2020 के बीच में अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को. हाउसिंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? घर बनाना हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है. रेजिडेंशियल यूनिट होंगी उसमें डेफिनेटली, बट इट विल कंटेन सम अदर फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल जिम्नेजियम, सम स्कूल में बी देयर, सम पार्क्स और इस टाइप की चीज़ें जो है, शॉप्स, कमर्शियल एरिया भी होगा, तो इस टाइप की चीज़ें सभी होंगी. सो ओनली रेजिडेंशियल यूनिट डज नॉट कंस्टिट्यूट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड सम अदर फैसिलिटीज़ एज वेल. तो उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, इस टाइम के बीच में लेना ज़रूरी है. अगर एक से ज़्यादा अप्रूवल ले रखी हैं बाई चांस, तो जो सबसे पहली अप्रूवल जिस डेट को मिली थी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अप्रूवल डेट, और उससे अगले 5 साल तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके भी रेडी होना चाहिए. ओके, ओनली देन द डिडक्शन कैन बी वैलिड. अगर 5 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट नहीं होता है, तो इन दैट केस जो डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है, ये जब ये 5th ईयर एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर होगा उसकी प्रॉफिट्स एंड गेंस का पार्ट बन जाएगा, इनकम मानी जाएगी, और उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर द असेसी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द competent authority. Then another condition is that the carpet area of the shops and other commercial establishments included in the housing project, it cannot exceed 3% of the aggregate carpet area. अब carpet area का क्या मतलब है? It is the usable area.
जैसे हम जनरली किसी घर का जो इनसाइड वॉल्स जो है उसके बीच में जो एरिया है उसको हम यूजेबल एरिया बोलते हैं। तो जो भी बालकनी का एरिया है, वरांडा का है, कॉरिडोर्स हैं या लिफ्ट्स हैं, स्टेयर्स हैं, इनमें जो एरिया इंक्लूडेड है इसको हम यूजेबल एरिया नहीं काउंट करते, कारपेट एरिया का पार्ट नहीं बनता। तो कारपेट एरिया मीन्स द यूजेबल, जो मतलब अपार्टमेंट हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब कॉमन लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं। तो एक घर में जो 4 दीवार के अंदर जो एरिया है वो कारपेट एरिया होता है। ओके, तो जो शॉप्स और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स का जो एरिया रहेगा वो 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल कारपेट एरिया का। तो ये 3 तो कंडीशंस फुलफ़िल होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हमारी हाउसिंग प्रोजेक्ट 1 सितंबर 2019 से पहले अप्रूव करवा रखी है तो कुछ और कंडीशंस भी हैं जो कि फुलफ़िल होना ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट, रेजिडेंशियल यूनिट जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट का वो केवल एक इंडिविजुअल को अलॉट होगा, यानी इंडिविजुअल की पत्नी, इंडिविजुअल के बच्चे, उनको और रेजिडेंशियल यूनिट्स बांट दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक यूनिट, एक इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स दे परचेज मोर देन 1 यूनिट्स एंड देन दे सेल एट अ हायर प्राइस व्हेन द मार्केट कंडीशंस आर गुड, और मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे रेजिडेंशियल यूनिट्स परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पर्पज़ नहीं है, यहाँ पे पर्पज़ है कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग मिले और सभी को मिले। तो इट इज़ नेसेसरी कि एक बंदे के पास एक ही घर हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसीलिए डाल रखी है। सो इफ़ एनी रेजिडेंशियल यूनिट इज़ अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल मोर देन 1 टाइम्स, राइट, यानी है कि बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट किसी एक बंदे के नाम है तो फिर उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन सर्टेन कंडीशंस आर रिलेटेड टू द साइज़ ऑफ प्लॉट और लैंड। तो वो क्या है, सिटीज़ को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो मेट्रो सिटीज़ हैं और एनी अदर सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ कौन सी हैं, लाइक चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो अगर हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट मेट्रो सिटी में है तो जो साइज़ है लैंड का, प्लॉट ऑफ लैंड, दैट कैन नॉट बी लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर, while in case of other cities it should not be less than 2000 स्क्वायर मीटर्स। जो कारपेट एरिया है रेजिडेंशियल यूनिट का, हाउसिंग प्रोजेक्ट की रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं उनके जो एरिया है वो 30 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़, एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 60 स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ अदर सिटीज़। जो फ्लोर एरिया रेशियो है उसकी कंडीशन 90% है। It should not be less than 90% in case of metro cities and it cannot be less than 80% in case of other cities। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं रिलेटेड टू सम साइज ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स। तो ये कंप्लाई करने ज़रूरी हैं टू अवेल द डिडक्शन। नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है उस पर केवल और केवल हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी असेसी का कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए, उस पर सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, और इसके लिए उसने एक सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए होने चाहिए। जो रेजिडेंशियल यूनिट है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इट कैन नॉट एक्सीड ₹45 लाख, यानी कि अफोर्डेबल होना चाहिए, और अफोर्डेबल की लिमिट रखी हुई है 45 लाख। तो 45 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, उससे कम होना चाहिए, ओनली देन द डिडक्शन विल बी गिवन। देन दिस डिडक्शन इज़ गिवन टू द असेसी। असेसी कौन है, जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक्चुअली में बिल्डिंग बना रहा है, राइट। तो जिसको ठेका दे रखा है कि आप बिल्डिंग बनाएं, ये काम करें, फ्लोर डालें, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कुछ, तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। दे आर डूइंग देयर जॉब, उसके लिए उनको पेमेंट मिल रही है, ठीक है। लेकिन उनसे जो वो काम करवा रहा है, जिसका कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसने अप्रूवल ले रखी है, सो दैट इज़ द पर्सन हु कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी गिवन एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कम्प्लीशन, ये मैंने बता दिया आपको कि जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स माने जाएंगे एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल में कंप्लीट करके नहीं दिया है प्रोजेक्ट तो फिर वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हो जाएंगे। डिडक्शन जो क्लेम कर रखी है तो उसको प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस डिडक्शन को अगर हमने इस सेक्शन में क्लेम किया है तो बाकी और किसी सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते, और अगर ऐसा बेनिफिट हमने किसी और सेक्शन में क्लेम कर लिया तो यहाँ पर इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं कारपेट एरिया की। मैंने आपको बताया कि इट डज़ नॉट इंक्लूड दी बालकनी, वरांडा एरिया, ओपन टेरेस एरिया, सर्विस शाफ्ट कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स। तो कॉरिडोर का एरिया, लिफ्ट का, स्टेयर्स का एरिया, ये इसमें नहीं आएगा।
कारपेट एरिया में क्या आएगा, कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया. फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, इट इज़ दी when we divide the total covered area of plinth area on all the floors by the area of the plot of land, then we get the floor area ratio, and it cannot be less than 90% in case of metro cities, and it cannot be less than 80% in case of other cities. Then housing project आपको बता दिया, which should have facilities and amenities. रेजिडेंशियल यूनिट क्या है, इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट है जिसमें सेपरेट फैसिलिटीज़ हैं, लिविंग की, कुकिंग, सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, इट इज़ दी वैल्यू विच इज़ अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसिबल बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. Next is deduction in respect of certain income of offshore banking units and international financial service center which is given under section 80 LA. तो इसके एसएससी कौन होंगे, देखो एक तो शेड्यूल्ड बैंक है जिसने ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लगाया कहाँ, SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. अगर किसी शेड्यूल्ड बैंक ने अपना ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लगा रखा है तो वो हमारा एलिजिबल एसएससी है. दूसरा कोई फॉरेन बैंक हो सकता है जिसने कि सेम वही ऑफशोर बैंकिंग यूनिट डाल रखा है SEZ में, या फिर कोई यूनिट हो सकती है IFSC की. तो ये तीनों हमारे एलिजिबल एसएससीज हैं. इनके अलावा और कोई ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है. और डिडक्शन किस रिस्पेक्ट में होगी, इनकम, जो भी इनकम वो इनसे अर्न कर रहे हैं, दैट इनकम, उस इनकम के एवज में जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए जो है देखिए ये 3 असेसीज़ हैं. इन तीनों असेसीज़ को डिडक्शन किस तरह से मिलेगी, डिडक्शन ऐसे मिलेगी कि ये दोनों असेसीज़ को 10 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलेगी, और वो 10 ईयर्स जो है इस तरह से डिवाइडेड है 5 ईयर्स में. पहले 5 साल के लिए 100% प्रॉफिट्स एंड गेंस, और अगले 5 सालों के लिए 50% प्रॉफिट्स एंड गेंस. ओके, तो जिस दिन से परमिशन मिल जाती है उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से या सेबी एक्ट से या कोई और भी जो रेलेवेंट लॉ है उनसे, जब उनको परमिशन मिल जाती है वहाँ बिज़नेस सेटअप करने के लिए, तो उससे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक दे कैन क्लेम द डिडक्शन in this manner. Okay, in case of IFSC unit, the deduction can be claimed for 10 years, 100% of profits and gains out of any 15 years. 15 साल जब उनको परमिशन मिल गई है, उससे अगले 15 सालों में किन्हीं भी 10 लगातार 10 सालों के लिए वो ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसमें जो है कोई डिवीजन नहीं है, यानी कि पहले 5 साल अलग अगले 5 साल अलग. नो, फॉर द कंप्लीट 10 years दे कैन क्लेम a deduction of 100% of profits and gains coming out of such businesses. इसके लिए ज़रूरी है कि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल करनी है, सबमिट करनी है, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से जो उन्होंने परमिशन ले रखी है वो परमिशन भी उनको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फर्निश करनी है. सो दीज आर दी नेसेसरी कंडीशंस. तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो डिडक्शन ले सकते हैं. So these are the 3 important deductions that we must know in respect of the businesses or the companies. So that is all for today. Thank you.